रोहित शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू रोहित शर्मा क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 7 का क्लास 7 का विषय विज्ञान का अध्याय 1 जिसमें क्या आता है जल और जंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब कोई कॉपी कलम लेके बैठ जाइए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसलिए कॉपी कलम ले। तो हम लोग आज जल के बारे में जानेंगे, यानी पूरा अध्याय जल और जंगल के विषय में ही है। जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कोई भी चीज़ है, कोई भी जीवित वस्तु है, उसे जीने के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। यदि पृथ्वी की कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें से मृदु जल का मात्र 1 मग पानी ही होता है। यानी जितना जल है उसमें से अगर 1 बाल्टी है तो उसमें से 1 मग, अर्थात मग यानी 500 ml का, कोई 20 लीटर का बाल्टी है तो उसमें से 500 ml पानी ही, यानी 1 मग पानी ही मृदु जल है। शेष पानी तो समुद्र में खारा पानी है, समुद्र का खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों, पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है। यानी मृदु जल का अधिकांश क्या है? हिमनद के रूप में है, ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों, नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्र सूत्र लिखा गया पे मात्र होगा, मात्र 0.006% ही है, 6% ही है। अब एक बात जान लेते हैं, सुन लीजिए इसको। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल चक्र विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतरता वर्षों से बनी हुई है। जैसे कि देखिए, बारिश होती है तो पानी आती है, फिर जमीन पे से बह करके फिर नदियों से फिर वाष्पीकरण द्वारा बादल बनते हैं, फिर बादल आपस में टकरा करके बारिश होती है। ये विभिन्न प्रक्रिया है। इन्हीं द्वारा विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतरता वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, बारिश हो रही है, उसके बाद जमीन पे पानी फिर बह करके कुछ भौम जल के रूप में रिसाव करके भौम जल में चल जाएगा, कुछ नदियों में बह करके, नदियों से सागर में, नदियों में, सागरों में, फिर वाष्पीकरण विधि द्वारा बादल बनेंगे, फिर क्या बादल आपस में टकराएंगे तो बादल टकरा कर फिर बारिश होगी। इस तरह से ये एक साइकिल बन जाता है, चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है? चक्र। इसलिए इसे जल चक्र कहते हैं। जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में, देखिए बर्फ के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों में बर्फ से ढका हुआ पर्वत हिमनदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों और अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलती है। और गैसीय अवस्था में हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। भौम जल स्तर, अंडरग्राउंड वाटर लेवल। गहराई में चट्टान अथवा मिट्टी के बीच रिक्त स्थानों में भरा हुआ जल की ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। गहराई में चट्टान अथवा मिट्टी के बीच
रिक्त स्थानों में भरा हुआ जल की ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। चलिए लाल वाले इंक को पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, अब उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे भौम जल, ग्राउंड वाटर। पृथ्वी की गहराई पर भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। भौम जल की पुनः परिपूर्ति, यहाँ परिपूर्ति लिखा हुआ है, परिपूर्ति यानी भौम जल की पुनः परिपूर्ति कैसे होता है। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे वस्तु तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। अब आगे पढ़ेंगे जल भर, एक्वीफर। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टान के बीच जल संचित हो जाता है। यानी भौम जल स्तर के नीचे मृदा या कठोर चट्टान के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को यानी जल के भंडारों को जलभर कहा जाता है, कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग जंगल। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल है। जंगल में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगल में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि पाए जाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले वन्य संपदा और वन्य जीव जंतु की सुरक्षा के लिए सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जो बाघ यानी टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली जिले में बरेली अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से छोटे जंगल भी हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने पर इलाकों में उस मौसम में सागवान पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्राय उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले मिलते हैं। यानी इस प्रकार का जीव जंतु मिलता है जो इन्हीं वनस्पतियों पर निर्भर रह सकता है। वन में खाद्य श्रृंखला। आपने सोपोषी, परपोषी, मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। सोपोषी वो जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, अर्थात हरे पौधे। परपोषी जो किसी अन्य पर भोजन के लिए निर्भर हो। मृतपोषी जो मृत जीवों पर अपना भोजन के लिए निर्भर रहता है। ठीक है, आपने सोपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। आपने ये भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं।
यानी यदि कोई मांसाहारी या शाकाहारी या सर्वाहारी, अंततः अंत में जाकर के सब कोई पौधा पर ही निर्भर करता है। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीवों द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और ये चक्र चलता रहता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? गरुड़। ठीक है, तो ये एक चक्र के रूप में चलते रहता है। तो ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है। चक्र श्रृंखला के रूप में चलते रहता है, तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला। देखिए, वही खाद्य श्रृंखला यहाँ पे दिया गया दोबारा, और उसका उदाहरण अलग तरह से ले सकते हैं। जैसे कि घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाते हैं, सांप को गरुड़, घास को हिरन, हिरन को बाघ। ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी ये जो क्रम है हम लोगों का, ये जो क्रम है, इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यह सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला में किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेड़ को हटा दें तो इससे जंगल के सभी घटक प्रभावित होगी और पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। अर्थात अगर हम लोग पेड़ को हटा दें तो कीट क्या खाएगा? कीट नहीं रहेगा तो मेंढक क्या खाएगा? मेंढक नहीं रहेगा तो सांप क्या खाएगा? अगर सांप नहीं होगा तो गरुड़ क्या खाएगा? इस प्रकार से अगर किसी एक को हटा दे तो दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर सांप को हटा दे तो मेंढक को कौन खाएगा? तो मेंढक का जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे टिड्डा नहीं बचेगा। ठीक है, और गरुड़ भूखे मर जाएगा। आगे चलते हैं। इस अध्याय में हमने सीखा जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी का मुख्य कारण है। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययिता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। जैसे कि औषधि, लकड़ी और भी अनेक वस्तुएं मिलती हैं। फल मिलता है, भोजन भी मिलता है, भोजन की प्राप्ति होती है, लकड़ियों की प्राप्ति होती है। चलिए, वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतु, पक्षी, जीव को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीव के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा अपरदन से बचाती है, यानी वन जो है मृदा को अपरदन से बचाती है। ठीक है, आगे, मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है।